नेट प्रॉब्लम की वजह से आपके कमेंट वाला ये सेक्शन शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं रुका हुआ था। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा था कृषि। हमारा टॉपिक जो था वो था कृषि। कृषि में हमने क्या किया था, देखिए बेसिक कई बातें की थी, जिसके अंदर देखो आप, हमने एक तो कर लिया था ये इसका विभाजन, बुआई के समय के आधार पर, उपयोग के आधार पर और सामान्य बातें। उसके बाद हमने की थी कृषि क्रांतियां, और उसके बाद हमने कर लिया था कृषि की विधियां, और आज हम करेंगे फसलें। तो हमने कृषि को, और उसके बाद कुछ जो बातें रह जाएगी लास्ट के अंदर, जो अन्य तथ्य रह जाएंगे वो लास्ट में देख लेंगे हम। विभाजन हो गया, क्रांतियां होगी, विधियां होगी, आज आती हैं बात फसलों की। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज कोशिश करते हैं, आज अपने कृषि वाला टॉपिक पूरा करते हैं, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। बात करते हैं सबसे पहले गेहूं की। गेहूं जिसे वीट ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है। भारत में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसके 15% भाग पर गेहूं बोया जाता है। जितनी कृषि योग्य भूमि है उसके, हाँ भी राम राम सभी को। हाँ, गेहूं लिखा हुआ है, गेहूं की बात हो रही है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग पर गेहूं का उत्पादन होता है। प्रमुख खाद्यों में चावल और गेहूं आते हैं। सबसे ज्यादा चावल का होगा, चावल का लगभग 24%, और दूसरा स्थान गेहूं का आता है 15% में। विश्व में प्रथम देश चीन है, चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का आता है। पहला चीन का, फिर भारत, फिर रूस और अमेरिका, फिर आता है यूक्रेन। यूक्रेन जो है इसे कहा जाता है अन्न का कटोरा, क्योंकि इसकी उत्पादकता अधिक है। इसकी क्या अधिक है? उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होना, और यूक्रेन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इस कारण इस यूक्रेन को कहा जाता है अन्न का कटोरा। अभी काफी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था उसमें रूस और यूक्रेन दोनों में उत्पादन कम हुआ था, तो भारत ने कहा था कि पूरे विश्व के लिए हम गेहूं की व्यवस्था करेंगे। तो चीन, भारत, रूस, अमेरिका और यूक्रेन ये प्रमुख गेहूं के उत्पादक है। विश्व में दूसरा स्थान आता है भारत का। भारत में देखो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 33% गेहूं उत्पादन करता है। दूसरा पंजाब लगभग 21%, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, और फिर 5वां स्थान आता है राजस्थान का। राजस्थान का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? 5वां। पहला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा, और फिर आ गया कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान का 5वां स्थान है। जबकि देखो प्रति हेक्टेयर उत्पादन या उत्पादकता अगर बोले भारत में, तो वो किसमें सबसे ज्यादा है? पंजाब। इसीलिए पंजाब को कहा जाता है भारत में अन्न का कटोरा। पंजाब को भारत में अन्न का कटोरा कहा जाता है।
उसके बाद गेहूं की बात अगर हम और करें, राजस्थान के लगभग ये मानकर चलिए आपकी 7वीं हो जाएगी कृषि वाला पार्ट। राजस्थान की कृषि में 7वीं लेकर चलूंगा, लगभग अपने यहीं पर 7वीं कर लेंगे राजस्थान की कृषि भी। राजस्थान में प्रथम देखो श्री गंगानगर है, इसलिए गंगानगर को क्या बोला जाता है, राजस्थान में अन्न का कटोरा। फिर उसके बाद हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और जयपुर आएंगे। सबसे पहले उत्तर में, फिर पूर्व में चले जाना। उत्तर में देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्व में अलवर, भरतपुर और फिर जयपुर। राजस्थान में गेहूं, बाजरे के बाद राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है बाजरे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर राजस्थान में क्या बोया जाता है, बाजरा। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक, लगभग राजस्थान के 9.5% क्षेत्रफल पर बोई जाती है गेहूं। भारत में तो कितना था, 15%। भारत के कृषि योग्य क्षेत्र के 15% पर गेहूं थी, जबकि राजस्थान के कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग मानकर चलिए 10% क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और गेहूं देखो, एक बात देखिए, गेहूं की किस्मों की बात करें अगर हम, गेहूं की किस्में जो है उसके अंदर हम चर्चा करते हैं अगर हम, तो देखो अगर हमें 15 दिन भूखा रखे और हमारे पास मान लो एक कमरे में बंद और एक तरफ कोहिनूर हीरा है, हमें बोल दिया कि ये कोहिनूर हीरा आपका है, और फिर हमें इससे बाहर नहीं जाना बस कमरे से, कि जब तक आप इस कमरे के अंदर रहोगे ये कोहिनूर हीरा आपका है, ना कोई खाना पीना है। फिर आप क्या करेंगे, 10 दिन रुकेंगे, 15 दिन रुक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे 20 या 25 दिन। जब आपकी बस हो जाएगी, यानी कि पेश नहीं पड़ेगी, कि आपको ऐसा लगेगा कि अब हम, अगर हमने खाना नहीं खाया, गेहूं नहीं खाया हमने, तो हमें पूरे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि रखो तुम्हारा कोहिनूर, हमें तो गेहूं दे दो, रखो तुम्हारा कोहिनूर। कोहिनूर हो चाहे हीरे हो, चाहे सोना हो, चाहे सेरा, कुछ भी हो, वो सारा का सारा हम हीरा, कोहिनूर, सोना सारा कुछ दे देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। तो वही किस्में देखो मैंने क्या, कोहिनूर, सोना हो चाहे कोहिनूर हो चाहे सोना हो, कोहिनूर, सोनालिका, सोना, सोना कल्याण करता है, सोना कल्याण, सरबती, सोनेरा मैक्सिकन, ये हीरा, सेरा, चंपारण, ये किसकी किस्में हैं, ये सारी की सारी गेहूं की किस्में हैं। रचना मीना क्या बोल रहे हो, अच्छा किस्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होते, मान लो एक मनुष्य की बात करें तो हमने क्या कर रखा है, मनुष्य को अलग अलग, कि इंडिया के देखेंगे तो इंडिया में हमारे जैसे दिखेंगे, श्रीलंका में जाएंगे या वेस्ट इंडीज में तो बिल्कुल काले दिखेंगे, अफ्रीका में चले जाइए, जबकि उत्तरी ठंडे प्रदेशों में जाएंगे वहां पर मनुष्य कैसे होंगे, गोरे होंगे। तो ये मनुष्यों की अलग अलग प्रजाति नहीं होगी, एक इंडियन हो गई, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गई, भूमध्य सागरीय हो गई, निग्रो होगी, निग्रिटो, एस्किमो, बुशमैन, ये क्या अलग अलग मनुष्य के में भी अलग अलग प्रजाति होती है, यानी कि वैरायटी, अलग अलग वैरायटी। बस वही बात होती है गेहूं की किस्में जो होती है, यानी कि अलग अलग वैरायटी जो है उसी को बोलते हैं किस्में। हाँ भारत, इंडिया नहीं है, भारत है। उसके बाद देखो अगर हम बात करें गेहूं के अंदर और, तो गेहूं की 2 किस्में यहां पर बहुत प्रसिद्ध है। एक तो मरकेली गेहूं जो प्रायद्वीपीय भारत में होती है, एक एयर, ये भी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होती है। तो मरकेली गेहूं जो होती है ये बहुत ही उत्तम किस्म की मानी जाती है। इसका जो दाना होता है वो कठोर और लाल रंग का होता है,
मरकेली गेहूं का दाना कठोर और लाल रंग का होता है। तो मरकेली और एहर ये भी दो इसकी गेहूं की किस्में हैं। मरकेली एयर ये दक्षिण भारत में बोई जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। अपने जैसे होती है, हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं 1482, 1343, 343 से। अब बात आती है चावल की। अब बात करते हैं हम चावल की। चावल राइस ओरिया स्टीवा, ओरेजा स्टीवा, ओरेजा स्टीवा। भारत की कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर? 24। गेहूं कितने पर था? ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। नोट्स हमेशा शॉर्ट्स में होते हैं, इतनी डिटेल से नहीं। चावल भारत में कितने? 24% क्षेत्रफल पर होते हैं। गेहूं कितने प्रति? 15। विश्व में चावल सर्वाधिक, चाहे चावल चाहे चीन, दूसरा स्थान किसका? भारत का ही है, दूसरा स्थान है भारत का। भारत में चावल सर्वाधिक कहां पर बोया जाता है? देखो, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा उत्पादन की बात कर रहे हैं हम तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद कौन सा आ गया? पंजाब। उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आ जाता है पंजाब। सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल कहां होता है? पंजाब में होता है। प्रति हेक्टेयर यानी कि उत्पादकता, उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? गोविंद क्या कर रहे हो? 15 क्या लिख रहे हो भाई आप? अच्छा, गेहूं 15% था, ठीक है। चावल कितना है? 24% है। गेहूं 15 था। राजस्थान में प्रथम चावल उत्पादन में, राजस्थान में पहला स्थान किसका है? बूंदी का। राजस्थान में चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बूंदी का है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, और उत्तर में कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में उत्पादकता अधिक होने के कारण हनुमानगढ़ को कहा जाता है राजस्थान का धान का कटोरा। हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। जबकि अन्न का कटोरा किसे कहा था? अन्न का कटोरा था श्री
गंगानगर। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। चावल की प्रमुख किस्में देखिए, चंबल है, परमल, बासमती। लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, चावल बनाते हैं तो सुगंध आती है, चावल बनाते हैं तो क्या आती है, सुगंध आती है, चावल बनाते हैं तो क्या आती है, सुगंध। हाँ कुलदीप जी हेलो, सुगंध आती है तो माही सुगंधा। चावल की प्रमुख किस्म कौन सी है, माही सुगंधा। तो ये बात हो गई चावल की। इसके अलावा माही सुगंधा राजस्थान की प्रमुख किस्म थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल कृतिका कर्नाटक की है, कार कहां की है, कर्नाटक और तमिलनाडु की। ये छोड़िए, हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चावल की फसल को 3 बार पैदा किया जाता है। चावल की फसल को कितनी बार है, 3 बार। हाँ हम इसको रखते खरीफ के अंदर है। चावल आता किसमें, हमेशा खरीफ की फसलों में रखा गया है चावल को। चावल को खरीफ की फसलों में रखा गया है। और ग्रीष्म काल में जो होता है उसे बोला जाता है बधई या बोरो। अब देखो ग्रीष्म काल आते ही हम मटकों पर क्या डाल लेते हैं, जो मटकों से पानी पीते गांव में, ग्रीष्म काल में गांव में मटकों पर क्या डालते हैं, बोरी डालते हैं। बोरी या बोरा बोल दो, बोरो। तो ग्रीष्म काल में इसको बधई या बोरो। मानसून आता है तो बिल्कुल अमन आ जाती है। क्या आ जाता है, अमन चैन से। अमन चैन से चावल बोलते हैं हम, अमन या कार्तिकी बोलते हैं मानसून में। और लगभग चावल इसी समय, मानसून कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय जो फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है, खरीफ की। इस समय ये लगभग 86% बोया जाता है, यानी कि इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, खरीफ के अंदर रखा जाता है। ये सर्वाधिक बोया जाने के कारण अमन या कार्तिकी की फसल जो है वो सर्वाधिक बोई जाती है चावल की, तो इसीलिए इसको हम खरीफ में रखते हैं। फिर शीतकाल में, शीतकाल में क्या आती है, ओस आती है। शीतकाल में क्या आती है, ओस ही आती है। तो शीतकाल में इसकी कौन सी किस्म है, ओस। शीतकाल में बोलते हैं इसे ओस या अगहीन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें बहुत ही बार पूछा गया है। अमन, ओस और बोरो किससे संबंधित है, अमन, ओस, बोरो। ये नाम आते हैं ज्यादातर इधर वाले नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमन, ओस और बोरो किससे संबंधित है, तो किससे, ये चावल की किस्में है, चावल की। फिर बात देखिए, चावल जो है इसके लिए वैसे तो तर जलवायु चाहिए, लेकिन राजस्थान में इतने, ये वैसे तो जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय पौधा है, लेकिन इसे कम गर्म व तर जलवायु। अब गर्मी तो राजस्थान में ठीक है, लेकिन तर जलवायु नहीं है राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में से किस नाम से, इंडिका के नाम से, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में से जायोनिका के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में से क्या बोलते हैं, जायोनिका। उष्ण करक और मकर के बीच उष्ण है, वहां पर इसे इंडिका के नाम से जानते हैं। 23.5 से 66.5 के बीच उपोष्ण, वहां पर इसे जायोनिका के नाम से जाना जाता है। इसको वैसे तो देखिए बोते समय तापमान कम चाहिए, 20 डिग्री चाहिए। पकते समय से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। बरसात भी अधिक चाहिए। अब बरसात राजस्थान में तो होती नहीं इतनी, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसके लिए, लेकिन राजस्थान में इतनी कहाँ होती है, राजस्थान में तो औसत वर्षा 57 सेंटीमीटर होती है। तो राजस्थान में जो चावल बोया जाता है ये कौन सी पद्धति से, जापानी पद्धति से बोया जाता है। राजस्थान में चावल कौन सी पद्धति से बोया जाता है, जापानी पद्धति से बोया जाता है राजस्थान के अंदर चावल जो है वो। उसके बाद अगर हम बात करें
चावल बोने के बाद 75 दिन तक उसमें पानी भरा रहना चाहिए। चावल अगर हमने बो दिया तो उसमें कितने दिन तक? 75 दिनों तक पानी भरा रहना आवश्यक है चावल के खेतों में। तो इतनी बरसात होती नहीं है तो हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई यानी कि जापानी पद्धति से। अब देखो, भारत के अंदर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है उसके पूर्व में क्या बोया जाता है? चावल, यानी कि उत्तर प्रदेश में उस साइड में, और उसके पश्चिम में गेहूं। तो ये सेंटीमीटर वर्षा रेखा याद रख लेना, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, उसके पूर्व में चावल और उसके पश्चिम में गेहूं बोया जाता है। उसके बाद आता है मक्का। इसके बाद आता है मक्का। जापानी पद्धति कौन सी होती है? जापानी पद्धति यानी कि उसको सिंचाई करके चावल बोना, कि बरसात अधिक नहीं होती तो क्या कर सकते हो आप? सिंचाई से चावल बो सकते हो। तो राजस्थान में सिंचाई के द्वारा, राजस्थान में बरसात होती नहीं है तो हम क्या करते हैं? सिंचाई करेंगे, और सिंचाई से जो चावल बोया जाएगा वो क्या कहलाएगा? जापानी पद्धति से बोया गया चावल। श्रीता जी बिल्कुल धीरे धीरे ही चल रहे हैं अपने। एग्जाम का टाइम बहुत कम रहा है, 20 ही दिन बचे हैं। देखो, बात करते हैं मक्के की। मक्के को अमेरिकन कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन कॉर्न, और जिमाई के नाम से भी जानते हैं, माइजी के नाम से भी। देखो, विश्व में मक्का कहां पर होता है सर्वाधिक? अमेरिका। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। तो अमेरिका, चीन, ब्राजील, और चौथे नंबर पर आता है भारत। भारत में मक्का, देखो मक्के के लिए एक सीधी सीधी सी बात बता देता हूं। मक्के के लिए लाल मिट्टी जो है, मक्के की फसल के लिए कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी अधिक लाभदायक होती है। सतपाल, भीलवाड़ा में मक्का नहीं है, पहले होता था। भारत में सर्वाधिक मक्का कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश। लाल मिट्टी यहीं पर होती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान में। वर्तमान में भीलवाड़ा 1 नंबर पर है, ध्यान रखना। वर्तमान में भीलवाड़ा 1 नंबर पर, चित्तौड़गढ़ 2 नंबर पर, उदयपुर 3 नंबर पर। ये इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। पहले कभी उदयपुर में सबसे ज्यादा मक्का हुआ करता था, ध्यान रखना। आरएस का, राजस्थान पब्लिक सर्विस। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये 3 अच्छे से याद कर लेना, पहले 3। और मक्के की किस्म जो है वो एक ही याद करनी, 2 याद करनी है। दोनों राजस्थान में विकसित की गई, माही धवल और माही कंचन। देखो, माही नाम से 3 किस्में हैं, माही सुगंधा, माही धवल और माही कंचन। सुगंध तो कब आएगी? जब हम चावल बनाएंगे तो आएगी सुगंध। तो माही सुगंधा किसकी किस्म है? चावल की। माही सुगंधा जो है ये किसकी है किस्म है? चावल की किस्म है। और बाकी दोनों बच गई, ये किसकी है? मक्के की। हाँ, महिला ASI सबके लिए कॉमन है ये।
महिला ASI है, RAS है, अच्छे लेवल से हम कर रहे हैं इसको। तो मक्के में देखिए, मक्के अमेरिका, चीन, ब्राजील और भारत का स्थान कौन सा आ गया? चौथा। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान में चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। ये 3 नाम अच्छे से याद रखना कि यहां पर उदयपुर संभाग, अगर संभाग की बात आई तो कौन सा संभाग है? मक्के का उत्पादन कौन से संभाग में होता है? उदयपुर संभाग में। और जिन किस्मों के आगे माही लिखा हो समझ जाना, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई किस्में होगी। चलें आगे। देखो, मक्का जो है इससे बनता है साइलेज नामक चारा, जो दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। इससे पशु आहार, स्टार्च व ग्लूकोज भी बनाया जाता है। मक्के से साइलेज बनता है जो दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ मक्के से पशु आहार तो हो ही गया, साइलेज पशु आहार ही है, स्टार्च और ग्लूकोज भी बनाया जाता है। महिला ASI की भर्ती 15 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगी। हाँ सीताराम जी, फर्स्ट ग्रेड में भी जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, क्योंकि जिनका दूसरा कोई सब्जेक्ट है उसमें केवल राजस्थान जी की है। जिनका फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उनके लिए लाभदायक है ये। और उनके लिए तो मैंने यहाँ पर ये छोड़ रखा है, वर्षा और तापमान, ये चीजें छोड़ दिए, ये केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए काम की है। मक्के की फसल जो है इसकी 80% वृद्धि कब होती है? रात्रि में होती है। मक्के की फसल की 80% वृद्धि कब होती है? हाँ, ज्योग्राफी से पीजी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी है। कृष्णकांत जी, BSTC का रिजल्ट आने वाला है जल्दी ही। देखो, मक्के की फसल 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 80% वृद्धि कब होती है? रात्रि में। 80% कब होती है वृद्धि इसकी? रात्रि में 80% वृद्धि करता है मक्का जो है वो। SI, ASI, ये सारी भर्तियां लगभग मानकर चलिए आप 15 अक्टूबर से पहले पहले, आचार संहिता लगेगी 15 से 20 अक्टूबर के आसपास, तो उससे पहले पहले सरकार ये सारी भर्तियों की अनाउंसमेंट करेगी। यानी कि नेक्स्ट 1 महीने में आपकी सारी की सारी भर्तियां आने वाली है। ये मोटे अनाज है, मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्के को क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। वैसे तो ये खरीफ, ज्वार और मक्का ऐसी फसल जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में बोए जाते हैं, लेकिन इनको रखा कहाँ जाता है? मोस्टली खरीफ के अंदर। खरीफ और रबी दोनों में बोते हैं। ठीक है, बरनवाल की बुक मैं नहीं पढ़ता, मैं ऑथेंटिक बुक के ही पढ़ता हूँ। हाँ, महेश कुमार बरनवाल अच्छी बुकें लिखते हैं, लेकिन
मैं तो केवल ऑथेंटिक आंकड़े ही पढ़ूंगा अभी, कोई गाइडें नहीं। आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, मार्केट से बुक लाने की बजाय आप 10वीं से 6ठी से 12वीं तक की वो बुकें लेकर आइए, गाइडें मत लेकर आइए। 6ठी से 12वीं तक की बुकें लाइए और उनको पढ़िए बस, गाइडों से बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी। मक्के के बाद आता है ज्वार, ज्वार या सोरगम, ज्वार या सोरगम। ज्वार, ज्वार को क्या बोलते हैं? सोरगम कहते हैं। सोरगम या इसे बोलते हैं गरीब की रोटी, गरीब की रोटी, गरीब की रोटी कहा जाता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने, लगभग 6% भाग पर ज्वार की खेती की जाती है। ज्वार विश्व में सर्वाधिक होता है अमेरिका, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। अमेरिका के बाद दूसरा भारत का। भारत में सर्वाधिक होती है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ज्वार महाराष्ट्र में होती है, सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश। अभी अभी मैंने कहा था ज्वार को क्या कहते हैं? गरीब की रोटी। तो राजस्थान में तो ज्वार या गरीब की रोटी वहीं होगी जहां गरीब नवाज की दरगाह होगी। गरीब की रोटी कहां पर होगी? जहां गरीब नवाज की दरगाह। और गरीब नवाज की दरगाह कहां पर है? गरीब नवाज की दरगाह जो है वो अजमेर में है। एसी नहीं चल रहा, इन्वर्टर की आवाज आ रही है सर। एसी तो लाइट अभी आई लेकिन ये पीछे से ऑफ है। हाँ, तो गरीब नवाज की दरगाह, गरीब नवाज की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। तो गरीब की रोटी भी कहां पर होगी? अजमेर में। तो राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर क्षेत्र कहां बोया जाता है? नागौर में। क्षेत्र इसका कहां पर होता है? नागौर में होता है, लेकिन उत्पादन कहां होता है इसका? अजमेर में। किसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। इसका जन्म स्थान कहां पर है? ज्वार का अफ्रीका। ज्वार का जन्म कहां पर हुआ था? अफ्रीका में। चलिए आगे चलते हैं हम। ज्वार देखो, ज्वार राजस्थान में सर्वाधिक सूखा सहनशील पौधा है। राजस्थान में सर्वाधिक सूखा सहनशील पौधा है, इसलिए इसे बोलते हैं केमल क्रॉप या क्रॉप केमल। ये बात आ गई। यहां पर गरीब की रोटी कहते हैं इसे। और सर्वाधिक सूखा, यह सूखा सहनशील पौधा राजस्थान में सबसे ज्यादा। और सूखा कौन सहता है राजस्थान में? केमल। कि एक बार पानी पी लिया तो अब उसको सूखे में ले जाओ, 2-3 दिन तक उसे पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो सूखा कौन सहता है? केमल। तो इसलिए इसे बोलते हैं। और फसलों को बोलते हैं क्रॉप। तो ये ऊंट जैसी फसल है। कैसी फसल है? ऊंट जैसी फसल है, यानी कि लंबे समय तक इसको बिना पानी के से रह सकती है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? क्रॉप केमल। कई बार ये शब्द नहीं आता है, इसकी जगह शब्द बदल जाता है, इनको आगे पीछे कर देते हैं, केमल क्रॉप। क्रॉप केमल की जगह इसके क्या बोल देते हैं? केमल क्रॉप। हाँ, वो बातें काम की नहीं है, वो बातें नहीं बता रहा मैं आपको। बहुत सारी बातें लिखी हुई स्लाइड के अंदर मिल जाएगी सारी बातें आपको। हम वही बातें करेंगे। मैंने कहा था ये फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयार की हुई थी स्लाइड।
तो इसे कैमल क्रॉप या क्रॉप कैमल कहते हैं, गरीब की रोटी कहा जाता है इसे। फिर आता है बाजरा। सीधा लिख रहा हूं, 2-3 प्रश्न आएगी अब जिनकी एक जैसी सी बातें हैं। जैसे बाजरा है, गवार है, सरसों है, रागी है। ये 4 फसलें जो है इनकी एक ही खास बात है। देखो, इन चारों का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहां पर होता है? भारत में। विश्व में सर्वाधिक कहां होती है? ये भारत में। और भारत में सर्वाधिक कहां होती है? देखो, ये चारों फसलें जो है विश्व में सर्वाधिक कहां पर है? भारत। और भारत में सर्वाधिक कहां पर होती है? ये राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक कहां पर होती है? राजस्थान में होती है। अब राजस्थान में देखो कहां कहां पर होती है? राजस्थान में कहां होती है? बाजरा जो होता है, बाजरा जो होता है ये तो होता है कहां पर? बाड़मेर में। बाजरा कहां होता है? बाड़मेर में। ग्वार ये भी वैसे तो बाड़मेर में, लेकिन एक बार बीकानेर में हुआ था। बाड़मेर और बीकानेर में। सरसों और रागी ये दोनों होती है अलवर भरतपुर में। अलवर भरतपुर में। और सरसों अनुसंधान केंद्र जो है, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र जो है, बस हाँ घेरड़ आगे नहीं। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर। हाँ जसवंत नागर जी, क्वेश्चन चलिए ये भी चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे आता है। 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं सीधे बोलकर। रागी क्या होती है? ये भी एक खाद्यान्न है। रागी जो है ये खाद्यान्न है, बेवर नहीं है, सेवर है। सेवर भरतपुर है। रामदेव जी बेवर नहीं है, रागी भी एक प्रकार का खाद्यान्न होता है। इसका दाना सरसों से थोड़ा सा बड़ा और गेहूं से छोटा होता है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, क्या जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजस्थान में। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं? 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फसल का नाम दिया, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? या कोई 2-3 किस्में देते हैं, ये किस्में किस फसल की है, या फसल का नाम देकर उसकी किस्में पूछ लेते हैं। या तो क्या देंगे आपको क्वेश्चन में? किस्म दे देंगे किसी भी फसल की, और फिर आंसर में क्या होगा आपका? आपको वो फसल लिखनी होगी। या क्वेश्चन में दे देंगे फसल किसकी किस्में बताइए, फिर आंसर में क्या लिखना होगा आपको? उसकी किस्म। या फिर क्वेश्चन आता है कि फसल का नाम दे दिया हमें और पूछ लिया इसका उत्पादन। उत्पादन पूछा तो हमें क्या लिखना होगा? उसके
जो राज्य या जो जिले हैं, हमें देश का बहुत कम पूछा जाता है, राज्य और जिले पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो वो इसी टाइप के ही आएंगे आपके, कि किस्म पूछ ली, हमें फसल बतानी है कि कौन सी फसल की ये किस्म है। फसल देखकर हमसे किस्म पूछ सकते हैं, फसल देखकर उसका उत्पादन की गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो हमें वो राज्य या जिले पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे बाजरे की। देखो कितना कृषि योग्य भूमि के 5% क्षेत्रफल पर बोया जाता है। अभी 4 फसलों के मैंने क्षेत्र बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चावल। चावल कितना था सबसे ज्यादा? 24% पर। चावल कितना सबसे ज्यादा? 24% पर। गेहूं 15% पर। गेहूं कितना था? 15% पर। कृष्णकांत जी, हो सकता है सेंट्रल जेल हो सेंवर में, मुझे ध्यान में नहीं है, वो कोई भरतपुर का लोकल होगा, उसी को पता होगा, क्योंकि सेंट्रल जेल प्रत्येक जिले के अंदर होती है। विश्व में पहला स्थान मैंने क्या था? भारत। और भारत में पहला स्थान किसका होगा? राजस्थान का। भारत में किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान के लगभग कृषि योग्य, ये भारत के कितना, ये राजस्थान के लगभग 15% क्षेत्रफल पर ये बाजरा बोया जाता है। उत्पादकता हरियाणा की है ही, हमें उत्पादकता नहीं याद रखनी, हमें बस उसके बाद कौन सी? बाड़मेर और जोधपुर। बाजरे में इतनी बातें थी। फिर आता है जौ। भारत में अगर 20 साल की उम्र में जौ का पानी नाम ले तो वो रुस जाते हैं। भारत के अंदर, ध्यान से सुना, भारत में अगर 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में जौ का पानी ना मिले तो वो रूस जाते हैं। रागी बताइए था, खाद्यान्न फसलों में रखी जाएगी रागी को। भारत में अगर 20 वर्ष की आयु में जौ का पानी ना मिले तो, बात करें हम जौ, मैंने कहा था 20 वर्ष की आयु में 20वां स्थान है किसका? भारत का। 20वां स्थान है किसका? भारत का। 20 वर्ष की आयु में जौ का पानी ना मिले तो क्या करते हैं भारत वाले? रूस जाते हैं। तो पहला स्थान किसका है? रूस। कहां जाएंगे? रूस। बैच 2 में कोई बात नहीं, मैं टेक्निकल टीम से बात कर लूंगा। तो देखो, भारत में 20 साल की आयु में जौ का पानी ना मिले तो रूस गए। 20वां स्थान भारत का, रूस का पहला स्थान। जौ का पानी वहीं ज्यादा लगेगा जहां जनसंख्या ज्यादा होती है। जौ का पानी वहीं ज्यादा लगेगा जहां जनसंख्या ज्यादा है। अब जनसंख्या कहां ज्यादा है भारत के अंदर? देखो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश। तो जो सर्वाधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? जयपुर में। तो जो राजस्थान में कहां होता है सर्वाधिक? जयपुर में। डींग से ललित कुमार। शिव जी, रागी राई को नहीं कहते, राई अलग होती है। राई तो हम अचार में डालते हैं, जबकि रागी का आटा बनता है।
चलिए कोशिश करूंगा कल मैं सभी फसलों के आपको वो दिखा दूंगा कि किस प्रकार की फसल होती है ये। इसकी प्रमुख किस्म ज्योति और किरण दो ही। जौ से बनता है माल्ट। जौ से क्या बनता है, ध्यान रखना, जौ से क्या बनता है, जौ से बनता है माल्ट। जौ से क्या बनता है, माल्ट बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जौ से क्या बनता है, तो जौ से सीधा बियर नहीं बनती, जौ से माल्ट बनता है। और इस माल्ट का उपयोग किसमें आता है, बियर बनाने में, वाल्टेर, पशु आहार आदि के अंदर इसका प्रयोग लिया जाता है। लेकिन हमें सीधा पूछा जाए जौ से क्या बनता है, तो जौ से क्या बनेगा, माल्ट बनेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय है, मिट्टी कैसी चाहिए, दोमट या बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए जरूरी है। फिर आ जाती है हमारी कौन सी फसल है, कपास। हाँ, बियर निर्माण में रामदेव जी, बियर निर्माण में जौ का उपयोग किया जाता है। बियर निर्माण में जौ का उपयोग किया जाता है। देखिए, कपास की अगर हम बात करें तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि जो है उसके 6.7% क्षेत्रफल पर कपास बोई जाती है। कपास का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो भारत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बोया कहां जाता है, भारत में, लेकिन उत्पादन कहां होता है, चीन, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का। सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, दूसरा स्थान किसका आता है, भारत का। 9 बजे तक चलेगी कृष्णकांत जी क्लास। विश्व में भारत का स्थान कौन सा हो गया, दूसरा। हाँ, एक बात और याद रख लीजिए, अगर विश्व में किसी भी फसल में आपको भारत का स्थान पूछे और आपको याद नहीं है, याद है तब तो बात ही अलग है, अगर आपको याद नहीं है, आपने तुक्का लगाना है, क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है और तुक्का लगाना भी है, तो भारत का स्थान कर देना दूसरा, क्योंकि अधिकतर फसलों में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रहता है। सतपाल जी पूछने के लिए धन्यवाद। राजस्थान में प्रथम देखो, इसी कहानी राजस्थान में कि क्षेत्रफल तो महाराष्ट्र में, जैसे वहां क्षेत्रफल चीन में था वैसे ही क्षेत्रफल तो महाराष्ट्र में, लेकिन उत्पादन की बात करें अगर हम, तो उत्पादन होगा गुजरात और उसके बाद क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। उत्पादन में गुजरात और उसके बाद किसका नंबर आएगा, महाराष्ट्र का। तो क्षेत्रफल महाराष्ट्र और उत्पादन गुजरात और फिर महाराष्ट्र। वैसे ही विश्व में क्षेत्रफल भारत और उत्पादन चीन और फिर भारत, भारत के बाद अमेरिका आ जाता है। कपास की उत्पादकता अधिक जो है वो पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब में है। उत्पादकता हरियाणा और पंजाब में, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, हरियाणा और पंजाब। भारत में कपास की फसल कम बोई जाती है, इसलिए अमेरिका, सूडान, केन्या और मिस्र से भारत कपास का क्या करता है, आयात करता है। अमेरिका, सूडान, केन्या और मिस्र से कपास का आयात करता है। अब कपास का उपयोग ज्यादा कैसे होता है, हाँ जी, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास रहती है। कोशिश करूंगा 1-2 दिन में इसको 7 बजे स्टार्ट करने की, ताकि 2 घंटे की क्लास हो जाए और आपका सिलेबस भी हो जाए जल्दी थोड़ा। हाँ, ये आ जाएगी राइट साइड की, ये जब स्लाइड आएगी तो अपने आप पूरी की पूरी आएगी आपके पास पीडीएफ के रूप में। राजू भांबू गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। राजस्थान में कपास सर्वाधिक कहां होती है, हनुमानगढ़ में होती है। राजस्थान में कहां पर होती है, हनुमानगढ़ में। अब बात आती है कपास की किस्में।
कपास की पूरे भारत में 3 किस्में बोई जाती है मुख्य रूप से। उनके अंदर फिर अलग हो सकती है। एक तो बोई जाती है देसी कपास। कौन सी? देसी कपास लगभग सभी राज्यों में बोई जाती है, लगभग सभी राज्यों में, और राजस्थान में कोटा और बारां में। पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में जो कपास की किस्म बोई जाती है वो कौन सी है? देसी कपास। कौन सी कपास है? देसी कपास है। देसी कपास लगभग सभी राज्यों में बोई जाती है। और अगर हम बात करें इसकी राजस्थान में, तो राजस्थान में कहां बोई जाती है? कोटा और बारां में। 3 किस्में, देसी, अमेरिकन और मालवी। देसी, मालवी और अमेरिकन। देसी, मालवी और अमेरिकन। देखो मालवी कपास सबसे ज्यादा, मालवी और फिर सबसे ज्यादा भारत में जो बोई जाती है वो अमेरिकन कपास बोई जाती है। मालवी कहां पर होती है? गुजरात और महाराष्ट्र तथा राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां पर होगी? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कहां पर होगी? चित्तौड़गढ़ जिले में। मालवा क्षेत्र कौन सा है? ये नीचे वाला क्षेत्र है। यहां के आसपास में जो होती है वो लक्ष्मी सैनी मेरे घरों, हाँ गांव के अंदर लगभग सभी के गांव में आप जाओगे तो कपास आपको देखने को मिल जाएगी, और लगभग पूरे भारत के अंदर ही। बात आती है अमेरिकन। भारत में सबसे ज्यादा 50% अमेरिकन कपास ही होती है। अमेरिकन कपास पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बोई जाती है। कहां पर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो कपास बोई जाती है वो अमेरिकन कपास बोई जाती है। और राजस्थान के अंदर कहां बोई जाती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बोई जाती है अमेरिकन कपास जो है वो। तो देसी लगभग पूरे भारत में, लेकिन होता उत्पादन कम है, 10% ही होती है। दूसरी आती है मालवी। मालवी लगभग कहां पर? मालवा वाला क्षेत्र जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, थोड़ा बहुत एमपी का और क्षेत्र मान लीजिए, मध्य प्रदेश का, तो यहां पर कपास बोई जाती है मालवी। और राजस्थान में मालवी चित्तौड़गढ़ में। फिर आती है अमेरिकन, जो सबसे ज्यादा बोई जाती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और राजस्थान का इसी को टच करता क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर अमेरिकन कपास बोई जाती है। कपास की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम पढ़ते हैं कपास की उत्पत्ति। राकेश जी गेट बंद कर दो, क्लास होने के बाद आवाज आएगी। इसका उपनाम है सफेद सोना या बणिया। इसको किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? हाँ, नागौर में भी बोई जाएगी। कपास तो लगभग सारे क्षेत्रों में बोई जाती है। मैंने प्रमुख किस्में बोल दी है बस, कि इन किस्मों को यहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसे सफेद सोना या बणिया के नाम से भी जाना जाता है। कपास का विदेशों में निर्यात करते हैं तो इसकी एक गांठ जो होती है वो होती है 170 केजी की। कपास की एक गांठ जो हम विदेशों में निर्यात करते हैं वो कितने की होती है? 170 केजी। अभी गुड मॉर्निंग। तो ये कपास की इतनी बातें। कपास की गांठ, अच्छा ये इधर लिख के आएगी दोबारा, फिर इसको डिटेल से और बता देता हूँ फिर आपको। कपास और जूट दोनों की बातें आ गई यहाँ पर। देखो कपास की एक गांठ कितने की होती है? 170 केजी की। कपास की एक गांठ कितने की होती है? 170 केजी की। जबकि जूट की एक गांठ 180 केजी की। जूट की एक गांठ कितने की होती है? 180 केजी की। मूंगफली,
मूंगफली। देखो मूंगफली को कहा जाता है गरीब का मेवा, गरीब का मेवा। मूंगफली को क्या कहते हैं? गरीब का मेवा कहा जाता है मूंगफली जो है वो। पिंटू 20 दिन बाद आरएस का एग्जाम है 1 अक्टूबर को। ये ब्राजील मूल का पौधा है। भारत के कुल तिलहन फसलों का 45% अकेला मूंगफली में ही होता है। विश्व में सर्वाधिक मूंगफली अमेरिका, उसके बाद भारत और फिर चीन, यानी कि भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का मूंगफली उत्पादन में दूसरा। अब भारत का तो दूसरा है, लेकिन भारत के अंदर वाला ये क्वेश्चन कई बार आता है। अभी अभी आया था राजस्थान में सर्वाधिक, ये भारत में सर्वाधिक मूंगफली कहां पर है? गुजरात। और गुजरात में कहां की मूंगफली बहुत ही प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध मूंगफली जो भारत की है वो कहां की है? राजकोट की। अभी एक पेपर में पूछा था गुजरात के बाद मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सीधा सा क्वेश्चन आया था कि गुजरात के बाद मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्पादकता तमिलनाडु में है। राजस्थान में मूंगफली, राजस्थान में देखो सर्वाधिक मूंगफली कहां होती है? बीकानेर। हाल ही में नए आंकड़ों में किसका स्थान आ गया? पहला जयपुर का, ध्यान रखना। बीकानेर की कौन से? लूणकरण सर की। लूणकरण सर की मूंगफली बहुत ही उत्तम किस्म के, इसलिए राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरण सर बीकानेर को। लूणकरण सर बीकानेर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट। लक्ष्मी सैनी, हाँ आरएस वालों के लिए चल रही है अभी स्पीडली थोड़ा, तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा, तो बाद में आराम से समय रहते आप आराम से रिवीजन कर सकते हो सभी क्लासों का। तो देखिए मूंगफली को, ये मूंगफली के उत्पादन के लिए लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि किसे राजस्थान का राजकोट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लूणकरण सर। राजस्थान, लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है? लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है? तो किसके लिए? यहां पर क्या होती है? मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और इसकी प्रमुख किस्म एक बंबई बोल्ड, और इसकी प्रमुख किस्में नहीं है। बंबई बोल्ड एक इसकी प्रमुख किस्म है। फिर आता है हमारा गन्ना। गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना जो है ये बांस वनस्पति का वंशज है। कौन सी प्रजाति में आता है गन्ना? बांस की प्रजाति में आता है। और गन्ना व्यावसायिक फसलों में एक बार बोया गया बीज 3 साल तक चलता है इसका। हमने गन्ने की फसल प्रति वर्ष नहीं बोनी होती, एक बार बो दी तो वो कितने साल तक चलेगी? 3 साल तक। भारत का राजकोट तो राजकोट हो ही गया खुद ही। भारत का राजकोट तो राजकोट खुद ही है। विश्व में पहला स्थान ब्राजील, और ब्राजील के बाद दूसरा स्थान किसका? मैंने कहा था भारत का। लगभग तुक्का लगाना है तो कौन सा स्थान करोगे आप? दूसरा स्थान। उत्पादकता पेरू की है, लेकिन हमें तो उत्पादन याद करना है ब्राजील, और फिर किसका स्थान है? भारत का। भारत के अंदर गन्ना जो होता है, देखो गन्ना अभी चर्चा कर लेते हैं गन्ने की। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 स्थान याद रख लेना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और फिर दक्षिण में चले जाओ तमिलनाडु। उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? पश्चिम बंगाल की है। भारत में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक बूंदी, उत्तर में गंगानगर और दक्षिण में उदयपुर। टोटल सीधा पूछे गन्ने का उत्पादन तो बूंदी है, उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और दक्षिण में उदयपुर है। और इसके कौन सा रोग लगता है? पायरिला
कीड़ा, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग, सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? इसे लाल सड़न रोग कहते हैं। देखो, गन्ने से क्या बनती है? चीनी, और अधिक चीनी खाने से क्या होता है? शुगर। गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है, और अधिक चीनी खाने से क्या होता है? शुगर होता है। और विश्व के ये समझिए 50% से भी ज्यादा, लगभग 60% शुगर के मरीज अकेले भारत में हैं। विश्व के 60% शुगर पेशेंट जो है वो कहां पर है? भारत में। विश्व के 60% शुगर मरीज कहां पर है? भारत के अंदर है। अब इसका कारण देखो क्या है? एक तो मीठा खाते बहुत हैं विश्व, आप और कहीं जाओगे तो वो लोग मीठा बहुत ही कम खाते हैं। हम तो देखो, चाय पिएंगे तो उसमें मीठा होगा, चाय के अंदर मीठा, मिठाई खाएंगे तो उसमें मीठा आएगा, बाजार में जाकर हम शेक पीते हैं उसके अंदर मीठा होता है, जितने भी ये फास्ट फूड खाते हैं इनके अंदर एक ऑटोमेटिकली जो है वो शुगर के अवशेष पाए जाते हैं। तो हम ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं। और एक मीठा बोलते भी बहुत हैं, भारतीय मीठा बोलते भी बहुत हैं। और जो युवा वर्ग है वो तो बहुत ही ज्यादा। जब युवा वर्ग जवानी में मीठा बोलेगा तो बुढ़ापे में शुगर होगा। कि युवा वर्ग जवानी में बहुत मीठा बोलता है कि फोन पर सारा दिन बहुत बात करते हैं, हाँ मेरे रसगुल्ले, हाँ मेरे गुलाब जामुन, हाँ मेरी लाडो, हाँ मेरी बूंदी, बोलते हैं नहीं बोलते? तो इतना मीठा बोलोगे सारा सारा दिन रात तो शुगर तो होगा ही होगा। इसकी जगह लाडू, बूंदी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन कहने की बजाय ऐसे शब्द बोली कि हाँ मेरे तुम्बे, हाँ मेरी भिंडी, तो ऐसे शब्द बोलोगे तो मीठा कम बोलोगे तो शुगर भी कम होगा। तो ये भी कोशिश करके देख लीजिए आप। तो ये था गन्ना। गन्ने से क्या बनती है? चीनी, गुड़, अल्कोहल, ये तो हमें पता ही है गन्ने से क्या बनाया जाता है। उसके बाद आता है तंबाकू। उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर होता है? उत्पादन तो होता है जहां अधिक हो गया है वो उत्पादन। उत्पादकता होता है प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन, यानी कि कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, वो होती है उत्पादकता। हाँ, बर्गर भी मीठा होता है। मोहम्मद चिल्लाने, ये रोने वाले टैटू क्यों भेज रहे हो भाई? कोई बात नहीं, पढ़कर नौकरी लग जाइए। मुझे पता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़कर नौकरी लगी है, फिर घर वाले अपने आप शादी कर देंगे, फिर लाडू, सोना, मीठा बोलते रहना। हाँ, स्वीट स्वीट बेबो, जो भी, हाँ स्वीट स्वीट जैसा भी होगा। अच्छा, प्रैक्टिस भी कर ली इतनी देर में। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास होती है, रोजाना क्लास होने के बाद अपलोड हो जाती है ऐप के ऊपर। अब बात करते हैं तंबाकू की। देखो, तंबाकू भारत में कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। कब लेकर आए थे? 1508 में तंबाकू भारत आया था। 1508 में तंबाकू भारत आया था, लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली, थोड़ा बहुत। फिर मुगल दरबार में आया था ये 1608 में। किसके समय? जहांगीर के समय। किसके समय आया था? जहांगीर के समय आया था 1608 में। अब जहांगीर तो पता ही है सारा दिन बेवड़ा था ही था, नशेड़ी था जहांगीर। तो जहांगीर सारा दिन अमल खाकर अमल की धुन में घूमता रहता था, और एक उसको ऊपर से इश्क और हो गया था। एक अमल अफीम खाता था, एक तो अफीम खाता था और ऊपर से उसे इश्क हो गया था। अब इश्क किससे हुआ था? जहांगीर की प्रेमिका कौन थी भी? एक अलग पेज पर बना लेते हैं इसको। जहांगीर ने कब परमिशन दी? 1608 में। तो
अनुमति दी। क्या दिया? अनुमति दी। क्यों दी? तो देखो जहांगीर खुद क्या खाता था? अफीम। मैंने कहा एक तो अफीम खाता था और ऊपर से इसको हो गया था इस किससे हुआ था जहांगीर को? अनारकली से। जहांगीर की प्रेमिका कौन थी? अनारकली थी। जहांगीर की प्रेमिका हाँ रचना मीणा जी, नीम की पत्ती का जूस पियोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। अनारकली किससे प्रेम करती थी? अकबर से, यानी कि जहांगीर के पिता से। यानी कि पिता पुत्र को इश्क हुआ तो वो भी एक ही महिला से, और वो कौन थी? अनारकली। अब जहांगीर उत्तराधिकारी राजकुमार था। जहांगीर क्या था? उत्तराधिकारी राजकुमार। अकबर को जो भी काम होता, हाँ बेवड़ा था। हाँ दिल्ली पुलिस के लिए क्लासें लगाते रहो, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अकबर उत्तराधिकारी राजकुमार की जब प्रशासन चलाते हैं तो उत्तराधिकारी राजकुमार की तो आवश्यकता होती है। अकबर जब भी कहता जहांगीर को लेकर आओ तो दरबारी क्या कहते? जहांगीर को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। किसको ढूंढ लो आप? अनारकली को ढूंढ लो, जहांगीर अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वो अनारकली के पीछे पीछे ही घूम रहा होगा। तो अकबर ने क्या किया? तंग आकर अनारकली को ईरान भेज दिया। कहां भेज दिया? ईरान, और वहां पर उसकी हत्या करवा दी। अब अनारकली चली गई तो जहांगीर अब रहेगा क्या? जैसे किसी की प्रेमिका रूठ कर चली जाती है तो वो क्या करता है? सारा दिन शोक मनाएगा। अब शोक में सारा दिन बैठा रहा। सारा दिन शोक में बैठा रहा तो अकबर ने सोचा इस प्रकार तो इसका काम तमाम हो जाएगा। तो अकबर ने क्या कर दी? इसकी शादी कर दी। अकबर ने इसकी शादी की 1585 के अंदर मानबाई से। आमेर की राजकुमारी मानबाई से। जहांगीर फिर भी उदास था, अकबर ने उठाया और एक शादी और कर दी इसकी 1587 में मानीबाई से, या जगत गोसाई बोल दीजिए जिसे, जगत गोसाई। जोधपुर की राजकुमारी थी ये। अब भी जहांगीर नहीं माना, जहांगीर अब भी उदास था। मानबाई 1562 में तो अकबर की खुद की होगी, अब तो जहांगीर की शादियां हो रही है। 1562 में हरखाबाई से हुई थी अकबर की। अकबर ने इसकी टोटल 28 शादियां कर दी। अकबर जब तक जिंदा था हर साल इसकी एक शादी करता रहा कि चलो भाई कैसे मान जाए। नहीं मान रहा था, एक शादी और कि एक शादी कर देते हैं तो 5-6 महीने तो उसके नई शादी की कोड में ये सही रहेगा। हाँ, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी मानबाई। 28 शादियां कर दी। अब अकबर ही पूरा हो गया। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई तो फिर अब जहांगीर किसको देखे? जहांगीर की शादियां तो बंद होगी, अब तो खुद को करनी थी। अब खुद करे तो वो क्या चाहेगा कि मुझे तो क्या मिले? अनारकली। अनारकली को खूब ढूंढा और उससे पता चला कि वो तो ईरान में जाकर उसको मार दिया है। तो जहांगीर ने इसका एक मकबरा बना दिया। जहांगीर ने अनारकली का क्या बनाया? मकबरा। कहां पर? लाहौर में। और उसी के पास अपने मकबरे की तैयारी कर ली। लेकिन तब तक जहांगीर को मिल गई एक अनारकली और। उसने अनारकली को देखा किसमें? नूर जहां में। जहांगीर ने किसमें देखा अनारकली को? नूर जहां में। और नूर जहां में अनारकली को देखा तो उसने नूर जहां से विवाह कर लिया। उसने किससे विवाह कर लिया? नूर जहां से विवाह कर लिया। और अब जाकर उसको क्या मिल गई? अनारकली। तो इसके बाद उसने शादियां करनी बंद कर दी। और नूर जहां उसकी अब सारा दिन एक तो अफीम खाता था एक दिन, और एक सारा दिन किसके पीछे रहा था? अब पहले अनारकली थी, अब उसकी दूसरी अनारकली आ गई। कौन? नूर जहां। शासन की सारी बागडोर किसको सौंप दी उसने? नूर जहां को सौंप दी। अब नशेड़ी तो था ही था, अफीम तो खाता था। इसने सोचा एक नया नशा कर देखते हैं कौन सा। 1608 में अनुमति दी थी किसको इसने? तंबाकू की खेती को।
लेकिन तंबाकू का पता चला कि तंबाकू खाने से लोग अंधे हो जाते हैं, तंबाकू खाने से लोग क्या हो जाते हैं, अंधे। तो इसने इस पर रोक लगा दी। 1617 में तंबाकू की खेती पर इसने पूर्णतः रोक लगा दी कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक। तंबाकू से एक तो कैंसर होता है और एक क्या होता है, तो जो लोग तंबाकू खाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। ये बात याद रखना, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। चलती। और राजस्थान में तो लोग तंबाकू से ज्यादा ही लव करते हैं, राजस्थान में तो लोग तंबाकू से ज्यादा ही लव करते हैं। देखिए मैंने कहा था जो लोग तंबाकू खाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। आपने देखा होगा चीन वाले, मिच्ची आंखों वाले, चीन में सबसे ज्यादा होता है। चीन में क्या है, मिच्ची आंखों वाले, आंखें खुलती नहीं उनकी, मिच्ची आंखों वाले चीन में है। तो सर्वाधिक तंबाकू कहां होता है, चीन। दूसरा स्थान है भारत का। मैंने कहा था जो लोग तंबाकू खाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में अंधे होकर गुजर जाएंगे, अंधे होकर गुजर जाएंगे, गुजरेंगे तो कहां जाएंगे, बिहार। तो ये भारत के अंदर अंधे हो गए और फिर गुजर गए, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। तंबाकू, राजस्थान वाले तो तंबाकू से ज्यादा ही लव करते हैं, राजस्थान वाले तो तंबाकू से ज्यादा लव करते हैं। कहां पर होता है, अलवर में होता है। कहां पर होता है, अलवर में होता है। इसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं, निकोटिना टुबेकम, निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रास्टिका। निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रास्टिका, ये दो इसकी प्रमुख किस्में है। तो इतनी बातें याद रखनी थी तंबाकू में हमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आती है चाय। चाय वाला टॉपिक हम यहां से कल स्टार्ट करेंगे, चाय से हम कल करेंगे, तंबाकू तक आज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कृषि वाले टॉपिक को कल ही पूरा करेंगे।